हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी साइकोलॉजी की डिस्कशन को। हम बात कर रहे थे वेरियस स्पेशलाइजेशन फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, और उसके अंदर अभी तक हम लोगों का सोशल साइकोलॉजी का ही टॉपिक चल रहा है, जहाँ पर मैंने डिटेल तरीके से आपको समझाया था कि ये जो टर्म्स होते हैं लाइक प्रेजुडिस, ये क्या है टर्म और ये कैसे अलग है विद रिस्पेक्ट टू द टर्म दैट वाज स्टीरियोटाइप। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया था कांशा, कोई दिक्कत तो नहीं है कि प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप क्या है? तो यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है कांशा? प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप में फ़र्क समझ में आ गया था? ठीक है। अब कभी कभार ना एक प्रॉपर तरीके का डिफ्रेंसिएशन भी हमसे पूछा जा सकता है कि ये जो कोर डिफरेंस है प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप में, ये कैसे होता है, कैसे पनपता है। ठीक है, तो इस डिफरेंस को भी ज़रा दोस्तों हम एक बार के लिए जान लेते हैं अच्छे से। पहले क्या आता है आकांक्षा? पहले आप किसी के लिए प्रेजुडाइज हो जाओगे या फिर आपके अंदर स्टीरियोटाइप्स आएंगी? यस। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, और यहाँ पर हम बना देते हैं एक डिफरेंस, स्टीरियोटाइप वर्सेस प्रेजुडिस का। बेसिक तो सब कुछ आप जान ही चुके हो, बस ये थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एज देने के लिए है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं स्टीरियोटाइप के अंदर बेसिकली आपकी एक सोच है, राइट? तो ये एक ओवर सिंप्लीफाइड, ये आपकी एक ओवर सिंप्लीफाइड बिलीफ है, या आपने एक पूरे के पूरे ग्रुप को जर्नलाइज कर लिया है। तो इट इज द स्टीरियोटाइप बिलीफ और जर्नलाइजेशन अबाउट अ ग्रुप। अबाउट अ ग्रुप। और जबकि जो प्रेजुडिस है, प्रेजुडिस क्या है? प्रेजुडिस एक आपका नेगेटिव एटीट्यूड है। ठीक है, या फिर ये एक नेगेटिव फीलिंग हो सकती है, या फिर ये आपका एक नेगेटिव, सारी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव है। ठीक है, स्टीरियोटाइप में आकांक्षा मैंने बताया था ना कि कोई भी चीज़ जो होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे नहीं होती है, वो सिर्फ आपकी एक सोच डेवलप हो गई है वहाँ पर, है ना। जबकि जो प्रेजुडिस है वो एक नेगेटिव एटीट्यूड है, फीलिंग है, या फिर इमोशन है। ठीक है, इमोशन है टुवर्ड्स अ ग्रुप, टुवर्ड्स अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल। ठीक है, ग्रुप के अगेंस्ट या फिर इंडिविजुअल के अगेंस्ट। उसके बाद अगर कुछ और डिफरेंस की हम बात करें तो इसका नेचर कैसा है स्टीरियोटाइप का? स्टीरियोटाइप आपके बेसिकली जुड़ा होता है आपके थॉट या बिलीफ से। तो इसके नेचर को हम कहते हैं कि दिस इज कॉग्निटिव इन नेचर। कॉग्निटिव इसलिए बिकॉज ये जुड़ा हुआ है आपके बिलीफ सिस्टम से और आपके थिंकिंग से, यानी कि आपके थॉट से। यानी कि यहाँ पर जो सब कुछ चल रहा है वो पर्सन की दिमागी प्रक्रिया चल रही है, मतलब सब कुछ उसके सिर्फ दिमाग में है। अभी दिमाग का जो अगला स्टेप होता है, मैंने आपको आकांक्षा एक कैब मॉडल समझाया था, आपको याद होगा, है ना, कि कोई भी चीज़ इसी ऑर्डर में वर्क करती है, याद है? सबसे पहले आपका कॉग्निशन, थिंकिंग एक्टिवेट होगी, अफेक्टिव उससे फीलिंग एक्टिवेट होगी, फिर वो चीज़ आपके व्यवहार, आपके रवैये, आपके स्वभाव में निकल कर आती है। तो जो प्रेजुडिस हैं, स्टीरियोटाइप तो कॉग्निटिव हो गया, वो आपके बिलीफ और थॉट में दिखेगा, और जो आपका प्रेजुडिस है वो होता है आपका अफेक्टिव। वो होता है आपका अफेक्टिव। अफेक्टिव क्यों है? बिकॉज ये चीज़ आपके या तो इमोशन के अंदर दिखती है, और इमोशन से भी अगर हम अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर लें तो ये आपके एटीट्यूड के साथ जुड़ी होती है, और एटीट्यूड का मतलब होता है कि आपकी पर्सनैलिटी का कॉम्पोनेंट है ये। ठीक है, अब अगर हम इसी के नीचे लिख रहा हूँ मैं आकांक्षा, ठीक है, मतलब ये जो डिफरेंस मैं बनाऊंगा, ठीक है, तो ये यहीं से कंटिन्यू होगा। तो स्टीरियोटाइप जो है, अगर हम बात करें कि क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, तो इसका आंसर है, आप बताओ अच्छा आकांक्षा, स्टीरियोटाइप क्या पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है? हो सकता है,
लेकिन फिर उसका असर जो है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली बात है प्रेजुडिस की फॉर्म में। तो प्रेजुडिस तो ऑब्वियसली बातें होते ही हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव जो प्रेजुडिस होता है, यस ये भी पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जर्नली, अच्छा मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। अभी आप मुझसे कहोगे सर अभी तो आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि प्रेजुडिस जो होते हैं ये नेगेटिव होते हैं, आपने यहाँ पर ये जो ऊपर जो है ये लिखा भी हुआ है कि दिस इज़ अ नेगेटिव एटीट्यूड, फीलिंग और इमोशन टुवर्ड्स अ ग्रुप और इंडिविजुअल। तो आपने तो यहाँ पर मेन चीज़ जो है इसकी नेगेटिविटी को हाईलाइट करा है। और जब आप तीसरा डायमेंशन पुट कर रहे हो तो आपने क्वेश्चन अभी ये थ्रो करा कि क्या जो ये जो प्रेजुडिस होता है कि क्या ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। तो यस, प्रेजुडिस भी पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर ध्यान से समझना, ज़्यादातर तो प्रेजुडिस नेगेटिव ही होता है। और अगर वो प्रेजुडिस नेगेटिव है तो वो हमें देखिएगा कैसे, या तो आप सामने वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा फियरफुल होगे, या तो आप सामने वाले के लिए फियरफुल होगे, या आप उसे घृणा करोगे, नफरत करोगे, आपकी हेटरेट जो है उसके अगेंस्ट पैदा होगी, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल से मतलब बेसिकली क्या है कि कॉन्सेप्ट अच्छा भी दिखता है, एग्जामिनर हमें मार्क्स भी देता है, और एग्जाम्पल से हम किसी भी डेफिनेशन को, कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई भी कर पाते हैं, ठीक है। अगर आपकी एक ये बिलीफ है, ठीक है, ये तो सोच होता है ना, क्योंकि स्टीरियोटाइप का लेना देना सब कुछ। अगर आपकी एक ये बिलीफ है, क्या बिलीफ है कि जितने बूढ़े लोग होते हैं, ऑल एल्डरली पर्सन्स, जितने ये बूढ़े लोग होते हैं दे आर वीक। आपने ऐसा मान लिया कि सारे बूढ़े लोग जो होते हैं वो वीक होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं। ये एक प्रकार की स्टीरियोटाइप है। अब यहाँ पर आप एक ऐसी बात कर रहे हो जो कि आपको देखकर लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ बूढ़े लोगों में इतनी एनर्जी नहीं होती है, ऑल एल्डरली पीपल, या फिर जिसकी उम्र बढ़ती जाती है, ओल्ड एज नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, एल्डरली मैंने इसलिए लिखा है कि आपका ये मानना है, मान लो कि आपने एक ऐसी बिलीव डेवलप कर रखी है कि जितने लोग जो हैं वो 40+ हो गए, 45+, 50+ हो गए, वो सारे के सारे वीक होते हैं फिजिकली, ठीक है। अब अगर इसको, इसी थिंकिंग को, ये बिलीफ है ना यहाँ पर, ये मेरी एक बिलीफ है। अब इसी थिंकिंग को अगर मैंने प्रिजुडाइज बनाना है, ठीक है, मुझे इसको प्रिजुडाइज में उतारना है, तो यहां पर क्या है, आप बेसिकली एक फीलिंग डेवलप कर लोगे, फीलिंग ऑफ डिसलाइक या फिर हेट्रेड, किसके अगेंस्ट, एल्डरली पर्सन्स के अगेंस्ट, एल्डरली पर्सन्स के अगेंस्ट, ठीक है। और क्यों डेवलप कर लोगे, बिकॉज ऑफ देयर एज। अब आप कहोगे कि सर ये फीलिंग क्यों निकलेगी, मैं किसी की एज की वजह से किसी से चिढ़ने लगूंगी क्या। तो देखो यहां पर अगर आपने ऐसा देख रखा है कि, ऐसा सोच रखा है कि ऑल एल्डरली पर्सन्स आर वीक, समझने की कोशिश करना आकांक्षा, तो वो प्रेजुडाइज फीलिंग तब होगी जब आप ऐसा मानोगे, अरे यार इनको लेकर मत चलो यार, ये बहुत टाइम लगाएंगे चलने में, सीढ़ियाँ तो चढ़ी जाती नहीं है इनसे, 2 मिनट में हाफने लग जाते हैं, बात बात पे इनको अपना अस्थमा का पंप निकालना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो ना कि कुछ लोग जैसे किसी की उम्र का लिहाज नहीं करते हैं, तो वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं, यानी कि वो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डिसलाइक, डिसट्रस्ट या फिर हेट्रेड वाली फीलिंग है कि भाई अगर मान लो ट्रिप की बात करें, हम एक नॉर्मल एग्जांपल, तो आप एक ट्रिप पे जा रहे हो और अपन सारे लोग जो हैं उसमें अपन के जो दोस्त है आकांक्षा, वो आप और मैं और अपने जो दोस्त हैं वो सेम एज ग्रुप के जो लोग हैं, ठीक है। अब उसमें किसी ने बोला कि एक बूढ़े बुजुर्ग को भी ले जाओ, हमें परमिशन मिल गई है घर से जाने की, आपस में अकेले, घर वालों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी ने हमें बोला कि इनको भी ले जाओ, ये भी वहीं तक जा रहे हैं और इनका साथ भी हो जाएगा। तो अगर हमारे ग्रुप में ऐसी बातें चल पड़ी, अगर कोई ऐसा बोलता है, आप बोलो मैं बोलूँ, हमारे कॉमन दोस्त बोलें, अरे नहीं यार इनको मत ले जाओ अंकल जी को, ये तो सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाते हैं, धीरे धीरे इनके साथ चलना पड़ेगा, इनके साथ कोई एन्जॉयमेंट भी नहीं होगी हर चीज़ में, ये तो यार बहुत स्लो होंगे। तो ये एक तरीके की डिसलाइक या हेटेड वाली अगर जो फीलिंग किसी के मन में आ गई, तो वो प्रेजुडाइज वाली फीलिंग होती है। प्रेजुडाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप ना बेसिकली किसी से इस हद तक चिढ़ रहे हो कि आप उसके ऊपर हाथ ही उठा दोगे, लेकिन आपके मन में ना सामने वाले को लेकर एक नेगेटिव फीलिंग्स आता है रेदर देन पॉजिटिव, ठीक है। अब अगर हम बात करें आखिरी चीज़ की, आखिरी डिफरेंस की, कि ये जो
स्टीरियोटाइप है, ये जो प्रेजुडिस है, इसका रिलेशनशिप क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन के साथ, ठीक है। इसका क्या रिलेशन है विद डिस्क्रिमिनेशन? तो स्टीरियोटाइप जो है दे कैन ओनली लीड टू प्रेजुडिसेस। इससे सिर्फ प्रेजुडाइज फीलिंग आएगी, जो कि आगे चलकर ये प्रेजुडाइज फीलिंग, ये जो प्रेजुडाइज वाली जो फीलिंग है, ये आगे चलकर इट कैन लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, जरूरी नहीं है। देयर आर आकांक्षा 50-50 चांसेस, 50-50% चांसेस हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन के अंदर कोई पर्सन दिखाता है अपनी प्रेजुडाइज फीलिंग को, किसी पर्सन के अंदर प्रेजुडाइज वाली फीलिंग है, इट विल डेफिनेटली लीड टू डिस्क्रिमिनेटरी एक्शंस। यानी कि समझने की कोशिश करना कांक्षा, मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर जो स्टीरियोटाइप है, हम उसका रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं इस पॉइंट नंबर 5 में, कि इसका क्या रिलेशनशिप है स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस वाले कॉन्सेप्ट्स का डिस्क्रिमिनेशन के साथ। भेदभाव जब आप किसी से करोगे, तो प्रेजुडाइज तो मतलब जो स्टीरियोटाइप था वो तो आपकी बिलीफ के साथ जुड़ा हुआ था। तो यहां पर ये जो सी कंपोनेंट है, ये जो कॉग्निटिव है, ये अफेक्टिव बन सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। यानी कि स्टीरियोटाइप एक कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, वो अफेक्टिव एस्पेक्ट के अंदर यानी कि फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और अगर आप प्रेजुडाइज हो तो यानी कि आपके अंदर एक अफेक्टिव कंपोनेंट है, तो आप अफेक्टिव से बिहेवियरल कंपोनेंट की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। यहां पर आप हो सकता है कि ऐसे कीवर्ड को देखना, यहां पर आप ऐसे एक्शंस को शो करने लगो, ठीक है। और जबकि दूसरे एस्पेक्ट पर क्या था स्टीरियोटाइप में, यहां पर आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करने लगो। अब जब डिस्क्रिमिनेशन करने लगोगे, या फिर इसको मैं ऐसा बोल दूं कि आपके अंदर हो सकता है कि एक डिस्क्रिमिनेशन की जो फीलिंग है, या जो अगर एटीट्यूड है वो आ सकता है। लेकिन यहां पर ये जो फीलिंग और एटीट्यूड है, अगर पर्सन एक्शन ले रहा है इनके लिए, कि उसके एक्शंस पे भी दिख रहे हैं, तो यानी कि हम कहेंगे यहां पर पर्सन का प्रेजुडिसेस की वजह से जो बिहेवियरल कंपोनेंट है वो एक्टिवेट हो सकता है, और बिहेवियर आपके एक्शन से ही रिफ्लेक्ट होता है। क्लियर हो गया? कोई भी दिक्कत? ठीक है। अच्छा, यहां पर एक टर्म और लिखी हुई है आकांक्षा, इंटर ग्रुप रिलेशंस। सोशल साइकोलॉजी इस चीज को भी समझने की कोशिश करती है। 2 वर्ड होते हैं, मुझे फटाफट से बता दो इन वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा और इंटर वर्ड में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, तो इंटरनल ग्रुप और ये जो आप बात कह रहे हो कि एक्सटर्नल ग्रुप, ये फिर ये ग्रुप कहाँ से होते हैं? ग्रुप तो बाहर ही होता है ना। इंटरनल एक्सटर्नल ग्रुप क्या मतलब, फैमिली और बाहर वाले की बात करने की कोशिश कर रहे हो क्या? अच्छा, देखो, इंट्रा होता है कोई भी ऐसी चीज जहां पर यू आर कंसर्न्ड विद योर सेल्फ ओनली। समझ रहे हो आकांक्षा? जैसे जो इंट्रा रिलेशनशिप है, मतलब ये तो इंटर ग्रुप लिखा हुआ है, आप इस वर्ड पे मत जाओ, मैं तो सिर्फ आपसे इस वर्ड के बारे में पूछ रहा हूँ, इंटर और इसका रिलेशनशिप या इसका डिफ्रेंसिएशन विद इंट्रा वर्ड। इंट्रा होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, आप सिर्फ अपने बारे में ही कंसर्न हो किसी चीज से, या फिर कोई ऐसे इमोशन, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी फीलिंग जो कि आप अपने तक ही रखते हो। और जबकि जो इंटर वर्ड होता है वो होता है बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स। बिटवीन टू और मोर देन टू पर्सन्स। इसको समझने का एक प्यारा सा तरीका ये है, जैसे स्कूल के दिनों में आपने देखा होगा या कॉलेज के दिनों में आपने देखा होगा
हम लोग बात नहीं करते हैं इंटर कॉलेज कंपटीशन की, इंटर जोनल कंपटीशन की, इंटर स्कूल कंपटीशन की। तो उसमें होता क्या है, हमारा स्कूल के लोग, हमारे स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे दूसरे कॉलेज में जाते हैं टूर्नामेंट्स वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, कंपटीशन वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए, या फिर उनके कॉलेज और स्कूल के बच्चे हमारे स्कूल आते हैं ना। तभी तो हम उसको इंटर स्कूल या इंटर जोनल या फिर इंटर कॉलेज कहते हैं। ऐसे ही होता है ना। इंट्रोवर्ट जो होता है वो खुद के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि यू आर शेयरिंग योर फीलिंग्स इंट्रा के डोमेन में, तो यानी कि आप अपनी फीलिंग्स अपने साथ ही शेयर कर रहे हो, यू आर डूइंग सेल्फ टॉकिंग। और जब मैं बोलूं यू आर मेंटेनिंग अ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है, इंटरपर्सनल का मतलब है आप ऐसे दो या दो से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, मिनिमम दो तो होने ही चाहिए। ऑब्वियस बात है, आपके शरीर के बाहर कोई एक दूसरा शरीर होना चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। आप उससे अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को या जो भी आपको हेल्प चाहिए होती है आप उससे शेयर कर रहे हो, तो वो होता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है। जैसे अगर आप सिर्फ अपने बारे में कंसर्न हो अंकिता, ये सॉरी आकांक्षा, तो आप क्या बोलोगे? हाँ, और रिलेशन बिटवीन यू एंड मी विल बी कॉल्ड एज इंटर रिलेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन। तो ये चीज़ आप समझ गए होगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बस मैं 3 लाइनें एक बार के लिए आपको बोल देता हूँ। स्टीरियोटाइप्स ना फाउंडेशन होता है किसी भी चीज़ का। प्रेजुडिस एक इमोशन होता है और डिसमिशन एक एक्शन होता है, और उसके अलावा हमने इंटर और इंट्रा वर्ड के बारे में सीखा। और इसी के साथ आपका सोशल साइकोलॉजी का ये जो डोमेन है, ये जो स्पेशलाइजेशन की जो फील्ड है, ये वाइंड अप हो जाता है। ठीक है। अब अगले के ऊपर बात करते हैं। अभी तक हमने बात कर ली कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में, जो कि हमारी स्पेशलाइजेशन की, साइकोलॉजी की स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड पहली फील्ड थी। फिर हमने बात करी थी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में, जो कि हमारी दूसरी स्पेशलाइजेशन की फील्ड थी। फिर हमने तीसरी फील्ड के बारे में बात करी थी, डैट वाज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। चौथी है हमारी सोशल साइकोलॉजी, जिसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम चलेंगे फिफ्थ फील्ड की तरफ, डैट इज क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी। ठीक है। अच्छा, क्रॉस कल्चरल और कल्चरल साइकोलॉजी के अंदर भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जैसे सोशल साइकोलॉजी थी, तो सोसाइटी के बारे में स्टडी करने वाले जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट। अब सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो तो कल्चर वगैरह को भी स्टडी करते हैं, और प्रॉपर तरीके से ह्यूमंस के एंसेस्ट्री को स्टडी करना, उनके कल्चरल पैटर्न्स को स्टडी करना। सोशियोलॉजिस्ट के अलावा एक डोमेन के लोग और होते हैं, इसका नाम आपने सुना होगा अंकिता, आकांक्षा, आपने इस फील्ड का नाम सुना है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं, वो जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो भी साइकोलॉजिस्ट का साथ दे सकते हैं इस क्रॉस कल्चरल या कल्चरल साइकोलॉजी को स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर 3 लोगों का साथ हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट मतलब 2 लोगों का साथ और ले सकता है, टोटल 3 हो गए। एक आपके हो गए सोशियोलॉजिस्ट और दूसरे आपके हो गए एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है। अब क्रॉस कल्चरल या कल्चरल साइकोलॉजी क्या होती है, नाम से आपको क्या पता लग रहा है? मतलब अपने कल्चर के बाहर जाकर आप दूसरे कल्चर को समझने की कोशिश करोगे, राइट? अच्छा, कल्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आप अपने तरीके से कल्चर को क्या समझते हो और कल्चर को कैसे डिफाइन करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यू आर करेंटली लिविंग इन आगरा, राइट? आई एम करेंटली लिविंग इन दिल्ली। मेरा यहाँ का कल्चर अलग है, आपके वहाँ का कल्चर अलग है। जब हम ऐसा बोलते हैं ना, नॉर्मल बात करते हो कि यहाँ का कल्चर ऐसा, यहाँ का माहौल ऐसा, कोई और पर्सन आपसे बात कर रहा होगा किसी और शहर से, किसी और कंट्री से, तो वो बोलेगा नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे तो वैसा होता है, लोग हमारे यहाँ तो ऐसा करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं। तो यानी कि हम कल्चर को काफ़ी बार अपनी कॉन्वर्सेशन में, डेली लाइफ की कॉन्वर्सेशन में ह्यूमन बींग्स लेकर आते हैं। क्या मतलब होता है कल्चर का, क्या समझते हो आप कल्चर से?
सोशल बिहेवियर ठीक है, एक्सेप्टेड, सोशल बिहेवियर आ जाता है। लाइफस्टाइल, शाबाश। फूड हैबिट्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, है ना। ड्रेसिंग स्टाइल ऑल्सो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द वे द पीपल थिंक, द वे द पीपल रिएक्ट, एक्ट, प्लस हर एक कल्चर के अपने खुद के जो रीति रिवाज, परंपरा और ये सब जो चीज़ें होती है, क्या मैं इसको एक वर्ड में, एक धागे में पिरो सकता हूँ क्या, एक शब्द बोलकर? नॉर्म्स। सारे कल्चर के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं ना, यानी कि क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इंडिया के कॉमन नॉर्म्स हैं, या फिर विद इन इंडिया अलग अलग कल्चर के लोगों के अलग अलग नॉर्म्स होते हैं? बताओ, होता है ना। इंडिया के कोई कॉमन नॉर्म्स हैं क्या? सारे नॉर्म्स को लेकर जाकर आप इंडिया के किसी भी कोने में किसी से भी किसी को भी अप्रोच कर सकते हो सेम तरीके से, नहीं ना। ठीक है, तो कल्चरल आइडेंटिटी जो होती है वो ग्रुप के साथ जुड़ी होती है, तो वो ग्रुप आइडेंटिटी भी बन जाती है। तो क्रॉस कल्चरल और कल्चरल साइकोलॉजी ये ऐसी फील्ड है साइकोलॉजी की, स्पेशलाइजेशन वाली फील्ड, जो कि ये एग्जामिन करने की कोशिश करती है, ये वाली फील्ड क्रॉस कल्चरल एंड कल्चरल साइकोलॉजी, कि कल्चर का रोल क्या होता है लोगों के बिहेवियर को, लोगों के थॉट को और लोगों के इमोशंस को समझने के लिए। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक रियल रिफ्लेक्शन देता हूँ। आकांक्षा, आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हो? वॉट इज द टर्म दैट यू यूज विद योर फ्रेंड्स? नहीं, किससे भी जैसे बात करते हो तो क्या बोलते हो उनको? किसी को अगर आपको बुलाना है, पुकारना है सेम एज के लोगों को, तो क्या बोलते हो आप उनसे? नहीं, मतलब आई एम आस्किंग कि तू बोलते हो, तुम बोलते हो, आप बोलते हो, आप क्या प्रेफर करते हो? तुम ना, हमारे यूपी एमपी में तो देखो तुम ही चलता है। आप अपने स्टूडेंट से कैसे बात करते हो? वो तो चलो छोटे हैं आपसे, आप उनसे तू करके बात करते हो, क्या बोलते हो? तुम बोलते हो ना। आप अपने मम्मी पापा से तू बोलते हो कि तुम बोलते हो कि आप बोलते हो? अच्छा, आप ही बोलते हो ना, मतलब। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि ये जो मैंने आपसे पूछा, अब आपको जो तीसरा सवाल था उसमें आपको सोच के पता लगा होगा कि सर मम्मी वगैरह से जो है वो ऐसे कौन बात करता है ना, ऐसे तू करके कौन बात करता है। लेकिन अगर आप हरियाणा में, हाँ, करते हैं ना, हरियाणा वगैरह में अगर आप देखो, जाट कम्युनिटी के लोग जो है वो अपनी माँ को तू माँ ऐसा कर दे, है ना, तू बापू ऐसा कर दे, तो वो बोलते हैं और घर वाले माइंड नहीं करते क्योंकि उनका कल्चर ऐसा है। अब दिल्ली में जो टीचर्स होते हैं वो तू करके एड्रेस करते हैं छोटे बच्चों को, है ना, या उम्र से कम के लोगों को, और दोस्तों को भी तू तड़ाक करके बात करते हैं। अपने यूपी और एमपी के कल्चर में तो इस चीज़ को खराब समझा जाता है ना, तू करके ऐसे बात करना, है ना। नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक खराब माना जाता है ना वो चीज़ के, जैसे अगर आप किसी से बात करो ऐसे तू करके, अपने कल्चर वो अलाउ नहीं करता ना वहाँ पर। मेजोरिटी में सब लोग तुम ही बोलते हैं, आप बोलते हैं, है ना। तो ये जो फील्ड है, जैसे मतलब मान लो ये फील्ड क्या समझाने की कोशिश करेगी, मान लो अपन एक स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है, अपन क्रॉस कल्चरल या कल्चरल साइकोलॉजिस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जैसे अगर आप इस फील्ड को स्टडी करोगे, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के परस्पेक्टिव से समझने की इसको कोशिश करोगे, और मान लो कि दिल्ली आप आते हो और आप देखते हो कि ये ऐसे बात करते हैं, यहाँ के लोग ऐसे एक दूसरे से तू तड़ाक करते रहते हैं यार, हमारे यहाँ तो बहुत बुरा माना जाता है, हमारे यहाँ तो बहुत गंदा माना जाता है। किसी भी कल्चर का आदमी आके दूसरे कल्चर के लोगों के बारे में सोच सकता है, लेकिन हाँ, वियर्ड लगेगा, हाँ, वही वाली बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो क्रॉस कल्चरल या कल्चरल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बेसिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वालों का कल्चर है कैसा। तो यहाँ पर हमें सबके कल्चर की बेसिकली रिस्पेक्ट करनी होती है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं अपने दोस्तों को दिल्ली में तू बोलकर एड्रेस करता हूँ बचपन से, स्कूल लाइफ से लेकर कॉलेज लाइफ तक वो करके। अब जब से यूपीएससी की फील्ड में मैं आया हूँ, पढ़ाने लगा हूँ, तब से मैं तुम करके आप करके भी बात करता हूँ, लेकिन सेम एज ग्रुप वालों से अभी भी मेरा तू तड़ाक चलता है। अब जब वो बुरा नहीं मान रहे हैं, उन्होंने कभी मुझे बोला भी नहीं कि तुम मुझे तू कैसे बोल सकते हो, तो फिर सुनने वाले को क्यों बुरा लग रहा है, थर्ड पार्टी को?
है कि नहीं? वो मेरा कल्चर है ना। अब वहीं पर जब मैं एमपी जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, ग्वालियर में दादी के घर के पास जाता हूँ, तो वहाँ पर जो मेरे दोस्त हैं तो मैं उनसे ध्यान रखता हूँ कि आई शुड नॉट टॉक टू देम इन तू तड़ाक वाली लैंग्वेज, मैं तुम करके उनको एड्रेस करता हूँ, है ना? अब ये मैं चेंज क्यों कर लेता हूँ अपना नेचर या अपनी पर्सनैलिटी का एक कॉम्पोनेंट? क्योंकि कल्चर की सबकी हमें रिस्पेक्ट करनी होती है, और तभी हमारे रिलेशंस और कम्युनिकेशंस जो होते हैं वो सोसाइटी के साथ बनते हैं। मानते हो आप एक चीज़ को, है ना? तो क्रॉस कल्चरल एंड कल्चर साइकोलॉजी के अंदर हम कल्चर के रोल को समझने की कोशिश करते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि लोगों के बिहेवियर जो हैं, जो थॉट हैं, जो इमोशंस हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। हम यहाँ पर ये भी एज्यूम करने की कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, इट इज़ नॉट ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन बायोलॉजिकल पोटेंशियल। ठीक है? कि इंसान का जो व्यवहार होता है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंसान एक बायोलॉजिकल प्राणी है इस वजह से वो इस तरीके से बिहेव कर रहा है या कर रही है, बट इंसानों का बहुत बार जो व्यवहार होता है, जो रवैया होता है, वो उसके कल्चर से कनेक्टेड होता है। कल्चर बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता है। अब जैसे मैंने अगर स्कूलिंग करी होती या मैं पला बड़ा होता, हालांकि मैं एमपी के कल्चर के साथ शुरू से एसोसिएटेड हूँ, लेकिन ऑब्वियस ही बात है, पढ़ाई लिखाई का और स्कूल के एनवायरनमेंट का, कॉलेज के एनवायरनमेंट का, गली मोहल्ले के दोस्तों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो अगर यहाँ पर तुम बोला जाए या आप करके बात करी जाए, तो यहाँ पर वो चीज़ लोगों को ना ऐसी लगेगी, यार ये क्या, कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि मैं एडजस्ट ना हो पाऊँ लोगों के साथ, तो यहाँ पर मुझे तू करके बात करनी पड़ती है। और वहीं अगर मैं एमपी जाऊँ और वहाँ पर मैं तू करके बात करूँ, तो वो लोग बोलेंगे कि यार कितना बदतमीज़ है यार, ये इसको बात करने की तमीज़ ही नहीं है, कैसी लैंग्वेज का यूज़ करता है। तो वहाँ के भी एनवायरनमेंट में, माहौल में मैं एडजस्ट ना कर पाऊँ। तो हमारा जो बेसिकली जो बिहेवियर होता है, वो हमारा कल्चर का एक प्रोडक्ट होता है, कल्चर का एक आउटकम होता है। जिस कल्चर के साथ आप होते हो, इंसान वैसे ही अपना व्यवहार, रवैया सीखता है जैसे उसका वातावरण होता है उसके कल्चर का। तो इसलिए बिहेवियर शुड बी स्टडीड इन द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, है ना? बिहेवियर को हमें सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्टडी करना चाहिए। ठीक है? और ये चीज़ें आपको बताई जा रही है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर्स में, तो कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस होता है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, बहुत सारे तरीकों से। ये तो सिर्फ एक तरीका मैंने आपको बताया, एक दो तरीके इस यहाँ पर राइटर ने आपको बताए, अलग अलग तौर तरीकों से और कितनी इंटेंसिटी के साथ। डिग्री का मतलब है कितनी इंटेंसिटी के साथ, यानी कि कम फर्क डालेगा कल्चर आपके ऊपर, ज़्यादा डालेगा तो कितना ज़्यादा डालेगा, और कम डालेगा तो कितना कम डाल सकता है। कभी कभार कल्चर की बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर हावी कैसे हो सकती हैं, ये सब चीज़ें जैसे जैसे हमारी NCERTs की ग्रोथ प्रोग्रेस करेगी और हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे और 11th क्लास से 12th क्लास तक जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होकर आती रहेंगी। ठीक है? एक्सेप्शन मतलब कैसा कल्चर में? चलो, ये भी आपने अच्छा सवाल पूछा है कि आप ये कह रहे हो कि कल्चर का फ़र्क तो इंसान के ऊपर तब पड़ेगा कि जैसे अगर वो एक जगह पर ज़्यादा टाइम तक वो रह रहा है ना? लेकिन अगर वो मतलब जगह बदलता जा रहा है, मतलब मान लो कि किसी के पापा आर्म फोर्सेस के अंदर हैं और उनका ट्रांसफ़र होता रहता है यहाँ से वहाँ, कभी इस स्टेट से उस स्टेट, और वो बच्चों को भी साथ लेकर जा रहे हैं, राइट? ऐसी चीज़ पूछना चाह रहे हो, है ना? तो वहाँ का जो कल्चर है या जैसा वो माहौल है, वो कैसा वो अडॉप्ट करेगा। तो पर्सन के ऊपर फिर पता क्या आता है, वो पर्सन के अंदर एक एलिमेंट पैदा होता है जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी का एलिमेंट, डाइवर्सिटी का एलिमेंट। लेकिन पर्सन कुछ दिनों के अंदर ही नए कल्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना और बिहेव करना, कल्चर के अंदर एडजस्ट करना और बिहेव करना सीख जाता है या सीख जाती है, बिकॉज वहाँ पर दे वॉन्ट टू गेट इन्वॉल्व विद अदर्स, अदरवाइज वो फिर अलूफ फील करेंगे। समझ जाते हैं ना हम दूसरों के एक्सप्रेशन से, हाव भाव से, रवैये से, कि इसको हमारी ये चीज़ पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। या सिंपली आप ऐसे कम्युनिकेट कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैसे अपन दोनों जैसे मान लो कि आकांक्षा अपन नॉर्थ ईस्ट गए, है ना? और वहाँ पर हम असामीज़ लोगों का, मीज़ो पीपल का, मेघालय के लोगों का कल्चर समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको कोई एलिमेंट जैसे पसंद नहीं आ रहा, या फिर उनके पसंद ना पसंद आने से पहले ही हम उनको बोल रहे हैं कि आप लोग अपने कल्चर के बारे में चीज़ बताते रहे ना, आप बुरा मत मानना हमारे किसी एक्शन से, क्योंकि यार हमारे यहाँ तो यार यही चीज़ फॉलो होती है, हम तो ऐसे ही उठते बैठते हैं,
तो उस चीज़ के ऊपर माइंड मत करना। मैं छोटा सा एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। आपके यहाँ जब भी कोई घर आता है, मान लो कि आपके कुछ स्टूडेंट्स आ रहे हैं घर, जैसे आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो, या फिर मान लो कि घर पे कोई भी पड़ोस वाली आंटी आ रही है, वो आ रही हैं, अपने एक चीज़ फॉलो होती है, और डेफिनेटली मैं डंकी की चोट पे कह सकता हूँ कि आपके घर में भी वो चीज़ फॉलो होती होगी। बिना आपके कहे वो लोग चप्पल जूते बाहर उतार कर आते होंगे मेन कमरों में घुसने से पहले। कोई भी मेहमान आया, कभी भी कोई पापा से मिलने आए, मम्मा से मिलने आए, आपसे मिलने आए हैं, हो, होता है ना। दिल्ली में नहीं होता ऐसा। मैंने ये वाला माहौल सिर्फ अपने एमपी यूपी में देख रखा है, दिल्ली में नहीं होता। दिल्ली में तो आप किसी से जूते या चप्पल उतारने की कह दो तो हो सकता है उसकी शक्ल बन जाए, और मान लो कि अगर आपका कोई स्टूडेंट अगर आ रहा है ना घर, अगर आपने चप्पल जूते अगर रोज़ उतरवा रहे हो, तो एक तो उनको आलस लगेगा, और इस चीज़ से चिढ़कर हो सकता है वो आपके ट्यूशन से आपकी कोचिंग को छोड़ दें, है ना। हाँ, वो हेजिटेट भी करते हैं, ये भी आपने सही बोला। अब दक्षिण भारत की बात करते हैं। दक्षिण भारत में क्या एक परंपरा चलती है आकांक्षा, कि हर कोई अपने घर के बाहर आगे ना रोज शाम को सुबह रंगोली बनाता है आटे से, या फिर जो हम लोग चौक से बनाते हैं, तो वो लोग रंगोली बनाते हैं, रोज़ बनाते हैं। जैसे हमारे तो दिवाली वगैरह के स्पेशल ओकेशन के टाइम पे रंगोली वगैरह बनाई जाती है। दक्षिण भारत के लोग ना, साउथ इंडिया के लोग जो होते हैं, रोज़ रंगोली बनाते हैं अपने यहाँ। तो वहाँ पर तो चप्पल आप पहन के अगर चले गए तो आप तो उनके दुश्मन हो, फिर आपको दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी, या फिर आपकी उनसे बात बिगड़ जाएगी। ये चीज़ है। तो अब समझ गए ना कि अलग अलग कल्चर का इन्फ्लुएंस है। अब जैसे आपकी आदत है, मेरी आदत है, मान लो कि मैं किसी के घर में दिल्ली में जैसे जाता हूँ तो कभी भी चप्पल जूते नहीं उतारता, क्योंकि लोग मेरे घर में भी नहीं उतारते। अब अगर मैं आपके घर में आ गया 3-4 बार, और आपने मुझसे बोला कि यार हमारे ना मंदिर है, पूजा है, ऐसा ऐसा होता है, और सबको मैंने देखा, चलो आपने बोला भी नहीं, मैंने देखा कि आपके घर में यार जो भी कोई आ रहा है चप्पल जूते वो उतार कर आ रहा है। 1-2 बार हो सकता है कि मुझे ये चीज़ समझ में ना आए, लेकिन तीसरी बार मुझे हिंट, या चौथी बार में हिंट मुझे मिली जाएगी, तो मैं उस कल्चर के इन्फ्लुएंस के चलते खुद ही चप्पल जूते उतार कर अंदर घुसूंगा। होगा ऐसा कि नहीं होगा, बताओ। ये चीज़ है। समझ में आ गया अच्छे से। एडजस्टमेंट बेसिकली, और अडेप्ट होना। हाँ, अडेप्टेशन आप बोल सकते हो। पर्सन एक तरीके से सामने वाले के कल्चर के नॉर्म्स के अंदर कोऑर्डिनेशन भी दिखा रहा है, कोऑर्डिनेट भी कर रहा है वो, ठीक है। और एक तरीके से कल्चर का इन्फ्लुएंस है तो वो एडजस्ट भी कर रहा है उसके साथ। और अभी आपने क्या टर्म यूज़ करा था? अडेप्टेशन। हाँ, तो वो अडेप्ट भी कर गया उसके कल्चर के साथ, ठीक है। हाँ, कुछ भी टर्म बोल सकते हो, हाँ तो ठीक है। फिर यार ये नहीं कह सकता कोई भी कि कौन से कल्चर का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा किसी की पर्सनैलिटी पर होगा, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन जैसे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के कल्चर के साथ आप रूबरू हुए, है ना, और आप उनसे फेमिलियर होने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके अंदर ना कम ज़्यादा की बात नहीं आती है। आपके अंदर पता है क्या होता है, आपके अंदर एक टॉलरेंस वाली कैपेसिटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है। आप हर किसी के जैसा, मतलब जैसा जिसका देश वैसा आपका भेष, जिस तरह के कल्चर के लोग आपको मिलेंगे। अबे अच्छा एक बात बताओ, मेरे को दक्षिण भारत की एमपी यूपी के जो मैं आपको एग्जांपल देता रहता हूँ, अगर मैं कभी नहीं आया होता या कभी मैं दक्षिण भारत के लोगों से नहीं मिला होता, मैं साउथ इंडिया कभी भी नहीं गया, कभी ना कभी तो कोई मुझे स्टूडेंट या कोई ऐसे इंसान मिला होगा ना, जो मतलब किसी ने जिसने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई हैं, बताई कि उनके घर में ऐसा होता है वैसा होता है ना। तो ये चीज़ें आप और मैं डिस्कस करके एक तरीके से जान पा रहे हैं ना। जैसे आकांक्षा क्या होता है, दिल्ली में अगर तुम किसी से तुम करके बात करोगे ना, तो आपको बेवकूफ़ या गवार समझा जाएगा सेम एज के लोगों से। अब हमारी एज में अगर आप आ गए हो तो ठीक है, मतलब, लेकिन स्कूल के बच्चों से अगर तुम आपस में तुम करके बात करोगे तो वो आपसे कहेंगे यार आकांक्षा कैसी ये तू बोला करना है, तुम क्या होता है, ये गवार है क्या तू। डायरेक्टली ये रिप्लाई आएगा, डायरेक्टली। और हमारे क्या रिप्लाई आएगा, यार तू करके क्या बात करती रहती है, कि बदतमीज है क्या, माँ बाप ने तमीज़ नहीं सिखाई क्या। समझ रहे हो, मतलब दोनों जगह से इंसान जो है वो फंस रहा है। क्यों? जिस कल्चर का जो देश नहीं है वो आपका भेष नहीं है, क्योंकि तो हमें कल्चर के अकॉर्डिंग एडजस्ट करके लोगों के साथ चलना पड़ता है। इसलिए बहुत बार हम ना सोशली बॉयकॉट भी कर जाते हैं। मंदिर के अंदर
आकांक्षा, जो लड़कियां फिर भी चुन्नी वुन्नी डाल लेती है ना, सर पे पल्ला कर लिया, चुन्नी डाल ली। हमारे यहाँ जो मर्द होते हैं मंदिरों में घुसते हुए, कहाँ रुमाल, रुमाल रखना चाहिए वैसे, लेकिन वो तो हवन वगैरह जब घर पर होता है तब कोई रखवा देता है ना, या रक्षाबंधन वगैरह के टाइम पर जब हमें कोई राखी वाखी बांधती है हमारी बहन वगैरह, तब वो हम स्पेशल ओकेजन पे, आप समझ पा रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ, किन ओकेजन पे मर्द जो है रुमाल रख लेते हैं सर के ऊपर, राइट। अब मंदिर की आदत होती है कि रुमाल वुमाल कोई मर्द तो कैरी करता नहीं अपने सर के ऊपर, सर को ढक कर तो कोई अंदर जाता नहीं, औरतें ही जाती हैं, है ना। अब गुरुद्वारे के अंदर बचपन में मुझे भी कई बार डांट पड़ती थी, दिल्ली में जैसे गुरुद्वारे हैं या फिर मैं कहीं पर भी गुरुद्वारे में गया, अब यार मेरी जब आदत ही नहीं है, मैं तो ऐसे घुसा चला गया। अब उनके रुमाल बांध के जाया जाता है, उनके सर जो है वो ढका होना चाहिए, मर्दों का भी, औरतों का तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। तो वो अंकल आंटी मुझे डांट देते थे कि बेटा आपको तमीज़ नहीं है, जाओ बाहर जाओ, ये रुमाल पहले पहन करो, वो टोकरी में पड़े होंगे तब अंदर घुसना है, तब कहाँ घुसे चले जा रहे हो। इवन जो जल प्रसाद वो देते हैं, जैसे ये प्याऊ बनाकर वो जल पिलाते हैं गुरुद्वारे में, तो वो जल भी नहीं देते कि आपने सर क्यों ये ढक नहीं रखा है, सर ढक कर आओ पहले तब जल पीना, ये तब हलवा के प्रसाद लेना। तो समझ रहे हो ना, जैसे अगर मैं किसी के कल्चर में जो कि मेजोरिटी का इन्फ्लुएंस है, अगर वहां पर मैं अपनी अपनी चलाने की कोशिश करूंगा, आई विल बी स्कोल्डेड। और उस स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट फटकार लगना किसी की, लेकिन कल्चर में डांट फटकार जब किसी को लगती है तो उसको हम कहते हैं सोशली बॉयकॉट। वहां मैं अपनी अपनी नहीं चला सकता, अपनी अपनी चलाई तो फिर तो वो कल्चर बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है, फिर वो दंगे फसाद को भड़काने वाली बात हो जाती है, समझ रहे हो। तो कल्चर भी एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर के ऊपर रखता है, और इसके मैंने आपको इनफ एग्जांपल जो है यहाँ पर दे दिए हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।